70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दे तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है? एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट इन पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल, बीपीएससी स्पेशलाइज्ड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट इन पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतने ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई है ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कॉमेंट है, प्लीज वीडियो में कॉमेंट करके बताएं। हाँ तो भाई नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग बिहार पीएससी बीपीएससी को टारगेट कर चल रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम को टारगेट कर चल रहे हैं। और ज्योग्राफी के जो प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है भाई सभी लोगों को क्लास पसंद आएगी। फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। तो भाई पहला प्रश्न आपको मृदा संरक्षण से है, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन से। क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण होता क्या है। पहला ऑप्शन है बंद मृदा। बंद मृदा किसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली इनफर्टाइल सॉइल होती है। कैसी होती है, इनफर्टाइल, मतलब जो उपजाऊ ना हो, को उर्वर मृदा में परिवर्तित करता, ठीक है, यानी कि इनफर्टाइल सॉइल ट्रांसफॉर्म इनटू फर्टाइल सॉइल नहीं। मिट्टी वतित होती है, सॉइल इज डिप्लेटेड, ये भी गलत है। मृदा अपर्दन होता है, सॉइल इज इरोडेटेड। या फिर मृदा संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जिसमें आप मिट्टी की ऊपरी परत को बचाने का प्रयास करते हैं। मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है, उपजाऊ परत जो होती है, उसको बनाकर रखना, उसको बचाकर रखने का प्रयास जो होता है, उसी को आप सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। तो पहाड़ों में जो सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, उसका कारण ही यही होता है कि वहां पर मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को बनाकर रखा जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टेरारोसा के बारे में। भाई टेरारोसा मिट्टी का एक विशेष प्रकार है, ठीक है। टेरारोसा मिट्टी का एक विशेष प्रकार है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में टेरारोसा मिट्टी पाई जाती है। और बेसिकली यहाँ पर जो आप वाइन इंडस्ट्री का जमाव देखते हैं, यस, आपके मध्य उद्योग का जो आप जमाव देखते हैं, वो आप भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ही देखते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में टेरारोसा मिट्टी पाई जाती है, जो बेसिकली देखने में कैसी होती है, लाल मिट्टी होती है। कैसी होती है, लाल मिट्टी होती है। और इसके अलावा इस मिट्टी में चूना, इसके अलावा लोहा, इसके अलावा इसका पीएच मान जो होता है ये तटस्थ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मिट्टी आपके सूखी होती है, और इसके अलावा ये मिट्टी जो होती है ये चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। यहां पर आपको पूछ रहा है कि भूभाग में होता है किस प्रकार का विकास, इसका जो विकास होता है टेरारोसा का, ये कहां पर होता है। तो भैया जहां पर चूना पत्थर, मिट्टी में क्या पाया जाए, चूना पत्थर पाया जाए, लाइम स्टोन पाया जाए, वहां पर इस मिट्टी का विकास होता है। मोनालोआ की बात कर लेते हैं भैया। मोनालोआ आपको पता है भैया कहां पर स्थित है, हवाई द्वीप पर है। कहां पर है ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। और भैया ये जो है ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो। भाई ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से, जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी के मुख से यदि कुछ ना कुछ हमेशा बाहर निकलता रहे तो उनको क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब धूल धुआं गैसें कुछ ना कुछ बाहर निकलता रहे। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। ये कैसे होते हैं कि जिनमें पहले कभी विस्फोट हुआ था और आगे कभी भविष्य में विस्फोट हो सकता है, उनको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है इंस्टिंक्ट वोल्केनो या शांत ज्वालामुखी, जिनमें विस्फोट अब समाप्त हो चुके हैं, उनको क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है अवसादी सैलों से, सेडिमेंट्री रॉक से।
आपसे कह रहा सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में इनमें से कौन सा सही है, सही बताना है। पहला, ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। भाई एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेलों की बात कर रहा हूं तो भैया आपकी सेल जो है या चट्टाने जो हैं वो तीन प्रकार की हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान जिनको आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसके अलावा एक होता है जिसको आप चट्टान मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक होता है जिनको हम कहते हैं कायांतरित चट्टान, या इनको आप मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? मेटामॉर्फिक, ठीक है भाई। यहां पर गौर कीजिएगा कि जब मैग्मा या लावा ठंडा होता है तो उससे जो चट्टान बनेगी वो होती है आग्नेय चट्टान, ठीक है। फिर आग्नेय चट्टानें यदि अपर्दित होती हैं, यदि उनमें इरोजन होता है, काट छांट होती है, टूट फूट होती है, तो उसके बाद जो चट्टानें बनती हैं वो होती हैं अवसादी चट्टानें। यहां पर अगर हम बात करें कायांतरित की, तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यदि ये चट्टानें अपना रूप बदल जाती हैं तो वो क्या होती है? कायांतरित चट्टान होती है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले होता है, इसीलिए इसको आप प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, या इसी को आप पैतृक चट्टान या पैटर्नल रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा चट्टानों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहां पर ये पहला वाला पॉइंट तो ये क्या हो गया? आप सादी चट्टानों के बारे में गलत, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर की कोई भूमिका है ना। इसके अलावा क्रिस्टलीय होती हैं तो अवसादी चट्टानों में क्रिस्टल नहीं पाए जाते। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अवसादी सेलों का निर्माण कैसे हो रहा है? आग्नेय चट्टानों का टूटे फूटे भागों से, ठीक है। अब होता क्या है कि टूटे फूटे भाग आकर कहीं पर बिछ गए, उससे क्या हुआ कि आपके अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। कुछ समय के बाद दोबारा टूटा फूटा भाग उसके ऊपर आया, वो जम गया, तो इससे क्या होता है? परतें बन जाती हैं। इसीलिए अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी आप कह देते हो, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? टिन इनमें से कहां मिलता है? प्लासर निक्षेपों में, कायांतरित में, अल्पशिलिक आग्नेय सेलों में, या इन सब में? तो भैया आपको याद रखना है, टिन की अगर हम बात करें, सोने की बात करें, चांदी की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, तो जो बहुमूल्य धातुएं हैं ये प्लेसर निक्षेप या प्लेसर डिपॉजिट में मिलती हैं। अब आप कहोगे सर प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से यदि बहुमूल्य खनिजों का असंगठित जमाव हो जाता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नेचुरली यदि बहुमूल्य खनिज कहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं असंगठित रूप से, तो उसी को प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन, शिवालिक के, दक्षिणी शिवालिक के चट्टान श्रेणी का भाबर क्षेत्र किस प्रकार का उदाहरण है? भाई यहां पर चार नाम याद रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछता है। भाबर, इसके अलावा तराई, इसके अलावा बांगर, इसके अलावा खादर, ठीक है। भाबर क्षेत्र क्या होता है भैया? तो जो पर्वतों की तलहटी होती है, ठीक है, पर्वतों की तलहटी, तो पर्वतों से जब नदी निकलती है, नदी नीचे उतरती है, तो वो अपने साथ अवसाद सेडिमेंट को बहाकर लाती है। तो होता क्या है कि जो पर्वतों की तलहटी होती है वहां पर नदियों का जो बहाव होता है, नदियों का जो स्पीड होता है वो काफी अधिक होता है। तो यहाँ पर एक मिट्टी बिछ जाती है जिसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी बनती है जिसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। आगे बात समझ में? भाबर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर छोटी नदियां लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। छोटी नदियां इन कंकड़ पत्थरों से नीचे की तरफ चली जाती हैं, नीचे होकर बहना प्रारंभ करती हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो तराई क्षेत्र होता है, जहां पर लुप्त हुई नदियां दोबारा से दिखनी शुरू होती हैं। बांगर और खादर क्या है? तो बांगर वो क्षेत्र होता है जहां पर नदी का पानी पहले कभी पहुंचता था, नदियों में जब बाढ़ आती थी तो वहां पर तक पानी पहुंचता था, तो वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, उसे बांगर कहते हैं। और खादर क्या है? जहां पर हर साल नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाकर बिछाई जाती है, उसको क्या कह देते हैं? खादर, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो आपके दक्षिण शिवालिक के आसपास का भाबर क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की स्थिति पाई जाएगी? तो ये पीडमोंट की स्थिति पाई जाती है, पीडमोंट सिचुएशन पाई जाती है।
द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ठीक है भैया, आप लोगों ने एक शब्दावली सुन रखी होगी, नहीं सुनी तो सुन लीजिए। कोरल रीफ, ठीक है, आप लोगों ने ये शब्दावली सुनी है, कोरल रीफ। कोरल रीफ को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। होता क्या है? तो भैया समुद्र जो होता है, ओशन जो होते हैं, सागर जो होते हैं, सागर में एक समुद्री जीव पाया जाता है जिसका होता है पोलिप। ये पोलिप नाम का जीव जो होता है, ये समुद्र के पानी को पीकर और अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन करता है। फिर पोलिप जो होता है, ये अपने चारों तरफ एक खोल, एक आवरण बनाता है, कवर बनाता है, कवच बनाता है। और वो कवच जो होता है, क्योंकि देखो ये पोलिप की एक विशेषता होती है कि ये कॉलोनियों में निवास करते हैं, मतलब एक ही जगह पर लाखों करोड़ों पोलिप जो हैं वो इकट्ठा रहते हैं। तो होता क्या है, जब पोलिप खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद में कोई दूसरा पोलिप आकर उसी के खोल के ऊपर अपना खोल बनाता है। तो लंबे समय के बाद इन खोलों से एक चट्टान का निर्माण होता है, जिस चट्टान को मूंगे की चट्टान या प्रवाल भित्ति कहते हैं। और हमारा लक्षद्वीप जो है, ये मूंगे की चट्टान का ही, कोरल रीफ का ही एक उदाहरण है। एक और क्वेश्चन याद रखेगा कि मूंगे की जो चट्टानें होती हैं, समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। जैव विविधता के कारण इनको समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी काफी पाई जाती है, इसी वजह से इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत विस्तृत है, यहाँ पर भैया आपको बेसिकली देशांतर अक्षांश का विस्तार दे रखा है, लेकिन इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, मतलब इनमें से उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है। तो भैया भारत की स्थिति है क्या? है ना, भारत की स्थिति है क्या? तो देख लीजिए, भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो भारत भैया दक्षिण में स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, इसके अलावा ऊपर की तरफ देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हो। यह इसी को भैया कहां पर है? ये निकोबार में मिलेगा। और भारत की जो आपकी मुख्य भूमि है, उसका अंतिम बिंदु पूछे तो वो केप कॉमोरिन है। इसके अलावा पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और भैया जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? गोरमोता। ठीक है, इसी प्रकार पूर्वी बिंदु जो है, ये 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है। और इसे क्या नाम देते हैं? तो इसको किबिथु या फिर बलांगू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इसको इंदिरा कॉल के नाम जाता है। तो भारत की स्थिति ये है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। आंसर क्या लगाओगे? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भैया भारत का क्षेत्रफल एरिया विश्व का 2.4 है, तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि भारत की जो जनसंख्या है ना, ये विश्व जनसंख्या का लगभग 17% के आसपास है। और अगर टोटल, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना है तो 17.78% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा की जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल जो है, उसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है? ठीक है, तो इसकी गहराई जो है ये 6000 मीटर तक है। याद रखिएगा, 6000 मीटर तक की गहराई इसमें पाई जाती है। भारतीय मानसून मौसम के परिवर्तन से संकेतित होता है, ये किसके कारण होता है? भैया किसके कारण होता है, ये जानने से पहले थोड़ा सा मानसून के बारे में जानने का प्रयास करें। अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं, तो आपका जो ग्लोब है, यहां बीचों बीच में भूमध्य रेखा आ जाती है, इक्वेटर आ जाती है। ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो है ये हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध है। अगर भारत की स्थिति पूछ ले तो भारत कहां पर स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सबको पता है। अब आ जाओ, भारत द्वीपीय स्थिति, ठीक है, ये आपके प्यारा सा भारत। ठीक है, अगर भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो भारत की जो स्थिति है भैया, दक्षिण भारत की, वो कुछ इस तरीके की स्थिति है। ठीक है, यहां पर आपको पता है भैया, लगभग बीचों बीच से होकर आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, ये तो आप लोगों को पता ही है, लगभग बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है।
ठीक है। होता क्या है कि भारत के जो है, भारत का दक्षिणी भाग ये तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। यहाँ अरब सागर आ जाता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका मन्नार की खाड़ी आ जाती है। ठीक है, तो तीन तरफ से घिरे होने के कारण भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब होता क्या है भाई कि गर्मियों के सीजन में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर भैया सूर्य की बात करें तो आपको पता है सूर्य जो है वो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है भैया, उस समय गर्मियों का सीजन होता है। तो हमारे यहाँ पर जो मई जून का महीना होता है, मई जून के महीने के आसपास सूर्य का प्रकाश जो है वो भारत की मुख्य भूमि पर डायरेक्ट पड़ता है। और स्थल की यानी कि जो आपका धरातल होता है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये जितनी तेजी से गर्म होता है ये उतनी ही तेजी से ठंडा भी होता है। यानी इस समय पर भारत की मुख्य भूमि की स्थिति क्या है कि मुख्य भूमि पर टेम्परेचर है हाई, और अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा, तो प्रेशर होता है लो। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मैं सागर की बात करता हूं, जल की बात करता हूं, तो जल की विशेषता होती है देरी से गर्म होना और देरी से ठंडा होना। यानी यहां पर टेम्परेचर होता है लो लेकिन प्रेशर होता है हाई। हमें पता है भाई फेरल का नियम, ठीक है, फेरल का नियम हमें पता है। वो उन्होंने क्या बताया कि हवाएं जो हैं वो भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। यानी यहां पर जो हवाएं चलेंगी वो कुछ इस तरीके से चलेंगी, और इसी को आप बोलते हैं भारत में मानसून का आगमन। ठीक है, तो भैया ये मानसून जो भारत में आ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन जो है वो है भूमि और महासागर के बीच तापमान का अंतर। इसी टेम्परेचर के कारण हवाएं जो होती हैं वो हवाएं सागर से धरातल की ओर चलती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर आकर वर्षा करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून। मानसून किस भाषा का शब्द है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, भैया इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भाई ब्रह्मपुत्र झील की बात करूं तो याद रखिएगा ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। सतलुज नदी की बात करूं तो ये भैया निकलती है आपके मानसरोवर के पास में राकस ताल या राक्षस ताल से। सिंधु नदी की बात करूं तो ये भी मानसरोवर झील के पास से बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। यानी कि ये तीनों नदियां जो हैं ये कहां से निकलती हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात निर्मित तो है कहां पर, इंद्रावती नदी, कावेरी नदी, स्वर्ण रेखा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पर आपको बता दूं भैया हुंडरू प्रपात की अगर करें तो हुंडरू प्रपात कहां पर स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। कहां पर है, रांची। और किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हिमालय में हिमरेखा आइस लाइन जो है वो स्नो लाइन जो है वो कहां से है, तो भैया आपको 4300 मीटर से 6000 मीटर पूरब में यहां से आपकी हिमरेखा जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की तटरेखा पूछ रहा है ना, भारत की तटरेखा पूछ रहा है, ये आपसे आएगा क्वेश्चन। तो भैया भारत की तटरेखा या जलीय सीमा की मैं बात करूं, वाटर बाउंड्री की मैं बात करूं तो ये निकलती है 7516.6। इसके अलावा स्थलीय है, स्थलीय सीमा की अगर बात करूं तो यह है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की टोटल सीमा रेखा की लंबाई 12,716.6 किलोमीटर निकलती है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। ठीक है, नकदी फसल क्रैश क्रॉप, ठीक है, मतलब जिसको किसानों के द्वारा इसीलिए उगाया गया है जिससे वो उससे कैश कमा पाए, नकद कमा पाए। ठीक है, और नकदी फसल में भैया गन्ना आ जाएगा, कपास आ जाएगा, जूट आ जाएगा, गेहूं नहीं आएगा क्योंकि गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो ये खाद्यान्न फसल है। आगे देखिएगा भारत सबसे अधिक उत्पादक और उपभोक्ता है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें भारत उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है और उसका उपभोग भी भारत में ही सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर आपको दाल याद रखना है, दालों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
यदि भारत की जनसंख्या में सालाना 2% से वृद्धि हो तो जनसंख्या में 2 गुना तक वृद्धि होगी, 25 वर्ष में, 30 वर्ष में, 35 वर्ष में, 40 वर्ष में। भाई एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर 2% की दर से लगातार वृद्धि चलती रहे तो 40 वर्षों में इंडिया की पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछ रहा है भारत में। बंगलौर दे रखा है, कोलकाता दे रखा है, हैदराबाद दे रखा है, चेन्नई दे रखा है। भाई यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वैसे तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है ना, वो आपके मुंबई में है। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर लगाएं, क्योंकि देखो यहां पर कोलकाता भी है और चेन्नई भी है, तो कोलकाता और चेन्नई, इन दोनों में भैया आप लोग कंफ्यूज ना करें, इन दोनों में आप कतई कंफ्यूज ना करें। और इतना याद रखेगा कि चेन्नई वैसे ऊपर आना चाहिए, कोलकाता से ऊपर कौन आना चाहिए, चेन्नई, लेकिन इसका आंसर जो माना गया था वो बी माना गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कोलकाता से पहले किसकी है, चेन्नई, चेन्नई की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। भैया यहां पर गौर करिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबको पता है एशिया, दूसरे नंबर का कौन सा है, अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे पर आता है दक्षिण अमेरिका, पांचवे पर आता है अंटार्कटिका, ठीक है, छठे नंबर पर आता है यूरोप और सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये महाद्वीपों का क्रम है, याद रखेगा। यहां पर भैया क्या आंसर लगेगा, अफ्रीका। इन चारों में से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रात में साफ आसमान, रात में बादल वाले आसमान की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। भाई एक चीज पर गौर कीजिएगा, अगर आकाश में बादल छाए हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है पूरे दिन भर सूर्य का प्रकाश धरातल ग्रहण करता है, और जब सूर्य का प्रकाश धरातल ग्रहण करता है तो रात के समय जो हमारी पृथ्वी गर्म होती है, तो पृथ्वी जो है वो अपनी हीट, अपनी ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करती है, वापस करती है। ठीक है, अगर ऊपर बादल छाए होंगे तो वो रिफ्लेक्शन रुक जाएगा, नीचे से जो आपकी ऊष्मा ऊपर की तरफ जाएगी वो रुक जाएगी, और अगर वो रुक जाएगी तो इससे आपके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, रात में साफ आसमान, लेकिन अगर आसमान साफ है तो वो जो आपका रेडिएशन जा रहा है, जो आपका रिफ्लेक्शन जा रहा है, वो लगातार होता रहेगा, और लगातार होता रहेगा तो वो रात कैसी होगी, अधिक ठंडी होगी। ठीक है, यहां पर कारण क्या लगाओगे, तो विकिरण लगाओगे, रेडिएशन लगाओगे, पृथ्वी के द्वारा जो प्रकाश लौटाया जाता है वो। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, कौन सी जोड़ी सही है, मतलब इनमें से कौन सा सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म वर्षा होती है, ना जी भैया। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर में गरज के साथ वर्षा होती है, सभी महीनों में मानसून क्षेत्र में भारी वर्षा। सही आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं ना भैया, यहां पर लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, पूरे दिन यहां पर अधिक प्रकाश रहता है, अधिक प्रकाश के कारण क्या होता है कि ज्यादा तापमान रहता है, तापमान के कारण जो आपका पानी है, उस पानी का भाप बनकर ऊपर जाना अधिक होता है। शाम होते होते, ठीक है, वहां पर क्या होता है, बादल बनने लगते हैं और फिर वहां पर वर्षा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसीलिए आपको पता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है वो भूमध्य रेखीय वनों में होती है ना, और इसी वजह से जो भूमध्य रेखीय वन होते हैं उन्हें सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के रूप में किसे जाना जाता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और भारत। भैया यहाँ पर याद रखेगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है इसको पूर्वी समुद्र की स्वामिनी यानी कि मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्ट ओशियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ या 25 करोड़। भाई आपको पता है हमारी जो आकाश गंगा है ना, हमारी जो आकाश गंगा है उसको मिल्की वे के नाम से जानते हो, दुग्ध मेखला के नाम से जानते हो, और हमारी आकाश गंगा में ही आपका सौर मंडल स्थित है। तो भैया हमारे सूर्य को उसका एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सरल चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, अब देखो हिंदी वालों के साथ में मजाक चल रहा है ना, इग्नियस रॉक्स को आग्नेय चट्टान भी तो लिख देता था, लिख सकता था, सरल चट्टान लिखा, कंफ्यूज हो जाओगे सरल चट्टान कहां से आ गया, है ना। तो यहां पर अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ लेना। इसमें पूर्व जीवाश्म कम होते हैं, ठीक है,
वे पानी के लिए झरझरा होता है, दे आर पोरस टू वाटर। वे क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं है। ठीक है भाई, एक चीज देखेगा, सिलिका नहीं है, सिलिका तो पाया ही जाएगा भाई। मैग्मा या लावा जो होता है उसका एक मुख्य घटक जो है वो आपका सिलिका होता है, तो सिलिका तो 100% पाया ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा सही है। इसमें पूर्व जीवाश्म कम होते हैं, तो जीवाश्म या फॉसिल्स इसमें पाए नहीं जाते। पानी, जल इनमें प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन ये क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बंदरगाह पर, डॉकयार्ड पर, इनमें से कौन सा बंदरगाह शहर नहीं है। टोक्यो दे रखा है, कैनबरा दे रखा है, न्यूयॉर्क दे रखा है, लंदन दे रखा है। तो भैया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है ये आपका बंदरगाह नगर नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन कितने आवश्यक हैं। भैया टोटल भूमि का लगभग 33%। ठीक है, टोटल भूमि का 33% वनों से घिरा हुआ होना चाहिए, जिससे आपको पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है। नेपाल में, चीन में, न्यूजीलैंड में या भारत में। लिग्नाइट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये आपके कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, ये तो सबको पता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें भैया सबसे अच्छा कोयला जो होता है उसे आप एंथ्रासाइट कहते हो। इसके बाद में दूसरा जो आता है इसको आप बिटुमिनस के नाम से जानते हो। इसके बाद भैया गुणवत्ता के आधार पर तीसरा नंबर आता है लिग्नाइट का। ठीक है, और चौथा नंबर जो आता है वो आता है पीट का। कार्बन की मात्रा के आधार पर ये इनका क्रम है। ठीक है, और भैया लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट सबसे अधिक कहां पर भंडार है, तो चीन देश आपको याद रखना है। आपसे कह रहा है राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान। भाई एक कुछ चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब चावल की बात आती है तो बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य को मुख्य तौर पर जाना जाता है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी जो नदियां हैं इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है ये आपका चावल के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए ये वाली शब्दावली प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया इनमें से कौन सी नदी है जो कक्ष के रण में गायब हो जाती है। ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। भाई ताप्ती नदी कहां से निकलती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ताप्ती जो नदी है ये नदी निकलती कहां से है, पूछ सकता है। तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल जिले से। ठीक है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा बैतूल में भी अगर पूछे मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा लूनी कहां से निकलती है, तो भैया आपके अरावली पर्वत श्रृंखला से। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहां पर पूछा है इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में जाकर गायब हो जाती है, तो वो है आपकी लूनी नदी। मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भाई याद रखेगा, देखिएगा, भले ही आपके लिए समय कम है, इस समय एग्जाम के लिए आपके पास कम समय बचा है, लेकिन अभी आपके पास इतना समय है कि आप आसानी से अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगा सकते हैं। तो इस समय पर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह के काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां से आप अपनी तैयारी को पूरा 100% आप उसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्या कह रहा है, मानसून की वापसी से संकेत मिलता है किसका, साफ आसमान का, बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव का, जमीन पर तापमान बढ़ने का। भाई यहां पर देखिए मानसून की वापसी मतलब लौटते हुए मानसून की बात कर रहा है कि जब मानसून जो है जब वो वापस लौटने लगता है तो उस समय पर किस चीज का आभास होता है, तो भैया यहां पर आपको साफ आसमान। ठीक है, मतलब बारिश होना बंद हो जाएगा तो आसमान कैसा हो जाएगा, साफ। बाकी इनमें से दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी बहने वाली नदी भारत में। ठीक है, भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी पूछ रहा है, तो भैया कौन सी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर, याद है ना, गंगा, गंगा नदी। ठीक है, इसके अलावा भैया इनके आपको पूछ सकता है इनका उद्गम स्थल। नर्मदा का उद्गम तो मैं अभी अभी आपको बता के आया हूं, अमरकंटक की पहाड़ियां।
भाई याद रखेगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी है सोन नदी, एक नदी है जोहिला नदी, और एक नदी है नर्मदा नदी। ठीक है। अगर भैया महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, तो महानदी के बारे में आपको याद रखना है, ये सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है माँ? ये निकलती है सिहावा, सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से। और गोदावरी कहां से निकलती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इनमें एक चिन्ह है। किसके आधार पर है? एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत में आपको क्रम पूछ रहा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अगर इनको लगाओगे तो इनमें भैया, इन चारों में पहला आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद बिहार। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, एल नीनो धारा कहां प्रभावित होती है? ठीक है, एल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है, कहां बहती है? तो भैया याद रखेगा, अगर मैं दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं दक्षिण अमेरिका की बात करूं तो इस तरीके का जो आपका कुछ दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, ठीक है, ये जो आपका दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, यहां पर आपको पता है भैया, इस साइड में आपका क्या है? ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इस साइड में जो है ये आपका कौन सा है? ये आपको पता है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो देश हैं, ठीक है, जिनमें आपका पेरू वगैरह, चिली वगैरह, ये जो देश है पेरू, चिली वगैरह, तो इन देशों में यहां पर समुद्र में, प्रशांत महासागर में एक धारा बहा करती है। ठीक है, यहां पर एक धारा बहा करती है, और इसी धारा को एल नीनो धारा के नाम से जाना जाता है। एल नीनो धारा जो है ना भैया, याद रखिए, भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। एल नीनो धारा यदि सशक्त होती है तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। कहां बहती है? प्रशांत महासागर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांव बंदरगाह किसमें स्थित है? ठीक है, भारत में भैया बंदरगाहों की स्थिति, ठीक है, भारत के बंदरगाहों की स्थिति फटाफट से देख लो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मान्यता प्राप्त कितने बंदरगाह हैं, तो आप बताइए, भारत में मान्यता प्राप्त बंदरगाहों की जो संख्या है ये 13 है। कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो भैया यहां पर याद रखिएगा, गुजरात में सबसे पहले कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, यहां आ जाओ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मिलेगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, महाराष्ट्र में ही आपको मिलेगा नाहवा सेवा बंदरगाह। कौन सा? नाहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। इसके बाद गोवा में यहां मिलेगा मार्मू गोवा या मार्मू गांव। ठीक है, मार्मू गांव बंदरगाह गोवा में है। इसके बाद आप यहाँ कर्नाटक में आओगे, कर्नाटक में आपको मिल जाएगा मंगलोर। ठीक है, इसके बाद केरल पहुंचोगे, केरल में बंदरगाह मिल जाएगा कौन सा? कोच्चि। ठीक है, यहां तमिलनाडु में आ जाओ, तमिलनाडु में आपको यहां पर मिल जाएगा, ये है आपका तूतीकोरिन। ठीक है, कौन सा? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के यहाँ आपको दूसरा मिलेगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई के ऊपर यहां आपको मिलेगा एन्नौर बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सा मिल जाएगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहां उड़ीसा में मिल जाएगा पारादीप। ठीक है, पारादीप, पारादीप बंदरगाह। और यहां पर बंगाल में आपको मिल जाएगा हल्दिया बंदरगाह। भाई 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए ना। ठीक है, 12 हो गए। 13 में कौन सा है? तो भैया यहां पर आपको मिलेगा क्या? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये जो 13 हैं, ये भारत के मान्यता प्राप्त 13 बंदरगाह हैं। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। क्या कह रहा है? सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, अच्छा इसका आंसर लगा दिया ना, है ना। मार्मुगांव बंदरगाह कहां पर है? तो गोवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। सबसे महत्वपूर्ण मछली उद्योग को होता है गहरे समुद्र, तटीय क्षेत्र, अंतर्देशीय, प्राकृतिक, अंतर्देशीय। भैया एक चीज याद रखेगा, मछली उद्योग सबसे ज्यादा जो पनपता है वो तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में पनपता है। ठीक है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो आपके जो महाद्वीपों का जो किनारा होता है, वहां पर
और याद रखिएगा जहां पर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलती है वहां पर मत्स्य क्षेत्र अधिक ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है, वहां से मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है, भाई 1991 की बात कर रहा है। आपको पता है 1991 के बाद 2001 की भी जनगणना हो गई, 2011 की भी जनगणना हो गई। अब किसकी बात कर रहा है ये 1991 की बात कर रहा है कि 1991 की जनगणना कितनी थी। 1991 में हमारे भारत में टोटल पॉपुलेशन क्या थी ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला डेटा याद रखिएगा, वैसे तो पुराना क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना कम है। 840.6। अगला देख लीजिए, पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय के पीछे, भारतीय मानक समय के बराबर, यही आंसर लगेगा भैया। इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से निकाला जाता है, 82.5 डिग्री से निकाला जाता है। 82.5 डिग्री, ये जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है ये भैया कहां से, ये टाइम कहां से कैलकुलेट किया जाता है, मिर्जापुर, है ना, कई जगह पर नैनी इलाहाबाद भी आपको मिलता है। आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आपको बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होती है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो भैया लगभग 365 सही 1/4 दिन, मतलब 365.25 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, भैया याद रखिएगा शुक्र की बात करें वीनस, है ना, रोमन देवी के नाम पर है, जो रोमन देवी है वीनस, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, बेसिकली जो सुंदरता की देवी होती हैं, ठीक है। यहां पर शुक्र की बात करें तो ये आपके सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। वाह भाई, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला एशिया में है, रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, आल्पस पर्वतमाला कहां पर है, यूरोप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भैया, या सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है। तो भैया गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, कपास उद्योग कच्चे माल पर निर्भर करता है। भाई आपको पता है जो कपास होती है वो कपास की गांठें आया करती हैं, तो कपास उद्योग किसके ऊपर डिपेंड करता है, कच्चे माल कैसा होना चाहिए, वजन दिखने वाले कारक पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत किससे निर्मित हुआ है, एक्स्ट्रा पेनिसुलर माउंटेन किससे बना हुआ है, ठीक है, या किस काल में बना था। यहां पर एक चीज देखेगा, बेसिकली बात करें तो देखो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का मतलब क्या है, तो अतिरिक्त प्रायद्वीप मतलब प्रायद्वीप के अलग, है ना, तो जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है उसको अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत में रखा जाता है। वैसे तो हिमालय के बनने की स्टार्टिंग जो है वो पहले हो चुकी थी, लेकिन हिमालय का सबसे साउथेस्ट जो श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, उस शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, तो कैनी सैनो जो एक काल आपको याद रखना है, सैनो जो एक काल याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर आपको डी लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अभी अभी बता के आया था भैया, बांगर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर मिट्टी। भाबर क्या होता है, तो पर्वतों की तलहटी वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भद्रावती स्टील प्लांट कहां पर है, भद्रावती नदी, भद्रा नदी, तुंगा नदी या तुंगभद्रा। तो भैया नदी का नाम क्या है, याद रखिएगा भद्रा, ठीक है, भद्रा नदी, भद्रा नदी याद रखेगा कि 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। भाई भद्रावती के बारे में आपको याद रखना है, ये बेसिकली जो है ना, भद्रावती जो है ये बेसिकली स्टील प्लांट, ये विश्वेश्वरैया के नाम, विश्वेश्वरैया जो है वो भी यहीं पर है, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, भाई जूट जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेसिकली पटसन के नाम से जानते हैं, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे रखा है, बिहार दे रखा है, तमिलनाडु दे रखा है, पश्चिम बंगाल दे रखा है। भाई यहां पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, जूट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका वेस्ट बंगाल,
किस फसल का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में? है ना, मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूं। मतलब वो आपसे क्षेत्र पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बुआई जिसकी होती है, तो किसकी होती है? चावल। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। विदर्भ भारत का एक क्षेत्र है और ये किसका हिस्सा है? तो भैया महाराष्ट्र। ठीक है, विदर्भ कहाँ का? भाई विदर्भ के किसान काफी ज्यादा फेमस हुए थे, है ना। इनसे कई मामले जुड़े हुए हैं, बेसिकली किसानों के द्वारा जो आत्महत्या वगैरह की गई थी, उस मामले में विदर्भ का क्षेत्र जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था। ये महाराष्ट्र का एक भाग है। अगला चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहां पर है भैया? तो चेरापूंजी मेघालय में है ना। चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय। मेघालय में भैया आपको पता है कि जगह कौन सी? चेरापूंजी में भी जगह है मासिनराम। विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। ये मासिनराम नाम की जगह जो ये तीनों तरफ से पानी पहाड़ियों से घिरी हुई है। और जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं, जो आर्द्र हवाएं होती हैं, वेट जो विंड होती हैं, जब वो हवाएं इन तीनों पर्वतों के बीच से होकर गुजरती हैं तो उन पर्वतों में फंस जाती हैं और वहीं पर ऊपर उठती रहती हैं, वहीं बादल बनते रहते हैं और लगातार बारिश होती रहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्या कह रहा है? किस स्रोत से भारत में अधिकतम बिजली का उत्पादन होता है? भैया थर्मल एनर्जी, कोयले का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए भारत में। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात, जूट, कपास या कागज? भैया कपास लगा दोगे, है ना। भैया कपास अब का नहीं है, आपको पता है कि कपास का उल्लेख तो जो है ना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? मिलते हैं अभी अभी बता के आया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, विषुवत रेखा के आसपास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः ब्राजील के क्षेत्र में सेलवास वन पाए जाते हैं, जिनको विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक विकास दर है, ठीक है, मतलब किस दर, औसत वार्षिक दर जो है हमारी, एनुअल ईयरली जो ग्रोथ रेट है, वो अब आपको किस कंडीशन में देखने को मिल रही है? आप वर्तमान के अनुसार पूछ रहा है, ये चीज याद रखेगा। तो भैया आज की डेट में हम बात करें तो ग्रोथ रेट जो है ये घटते रुझान में दिख रही है। ठीक है, घटते रुझान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, यह भूमि सुधारों में शामिल नहीं है। बिचौलियों का उन्मूलन बिल्कुल है, सहकारी खेती बिल्कुल है, खेतों का समेकन है, किसानों का घर कर्ज। भैया घर कर्ज का भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। यानी आंसर यहाँ पर क्या लगा देना है आपको? डी आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति की सफलता भैया किस पर निर्भर थी? HYB बीज का प्रयोग। ठीक है, दूसरा क्या है? पर्याप्त सिंचाई के स्रोत, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, या फिर ये सभी। भाई यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिएगा कि इसके सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके क्या हैं? ठीक, ठीक है, इन तीनों का ही प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बिहार का उत्पादन में एकाधिकार पूछ रहा है, इनमें से ऐसा क्या है जिसमें बिहार का उत्पादन में एकाधिकार है? भैया पाइराइट उत्पादन याद रखिएगा। ठीक है, टोटल उत्पादन का लगभग 95% भाग, टोटल उत्पादन का लगभग लगभग मान के चलिएगा तो 95% भाग जो है ना वो बेसिकली आपके यही बिहार से उत्पन्न होता है। और ये जो पाइराइट होता है इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो कागज उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, याद रखिए कि क्या पूछ रहा है? प्रोड्यूसर पूछ रहा है, उत्पादक पूछ रहा है। इनमें से अगर देखोगे तो क्या ऑप्शन लगाओगे? उत्तर प्रदेश। हाँ, हरियाणा पंजाब मत लगाना। हरियाणा पंजाब का जो नंबर आता है ना वो प्रोडक्टिविटी के आधार पर आता है, उत्पादकता, उत्पादन उत्पादकता में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है? वह ग्रह जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो भैया दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, एक है आपका बुध और एक है आपका शुक्र। और बुध यहाँ पर कौन सा है? मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है ना। तो भैया गल्फ स्ट्रीम आपको पता ही है, ये एक महासागरीय प्रवाह है। क्या है? ये एक महासागरीय प्रवाह। ठीक है, अगर आप देखोगे बेसिकली उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके कैरिबियन सागर है। ठीक है, यहाँ पर कैरिबियन सागर है। इस कैरिबियन सागर से होकर गर्म जलधारा ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ती है और ये आपके उत्तरी अमेरिका के किनारे किनारे, महाद्वीप के किनारे किनारे इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती है। कैसी है? गर्म, ये गर्म धारा है।
और इसी गर्म धारा को क्या बोलते हैं आप, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्रीनलैंड है, पता है आपको, यहां से होकर एक ठंडी जलधारा नीचे आती है और जिसे आप क्या नाम देते हो, लैब्राडोर। क्या नाम देते हो, लैब्राडोर। ये ठंडी है और नीचे वाली कैसी है, गर्म। ये दोनों धाराएं एक जगह पर आकर मिल जाती हैं, ये वाला, ठीक है, यहां पर आकर मिल जाती हैं, तो यहां पर कोहरा टाइप का छा जाता है, धुंध छा जाता है और मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, अप्रैल 2023 से भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। ठीक है, लेकिन इस समय पर अगर देखा जाए तो भैया इनमें से ऑप्शन जो आपको लगाना है वो क्या हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन देश जो है ये भैया विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश। अगला क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है, तो भैया सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं, ठीक है भैया, पिग्मी की बात करें तो ये अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, पिग्मी जो है ये कहाँ के हैं, अफ्रीका में। ऐसी जुलू जनजाति जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका की है। ऐसे ही अफ्रीका की एक जनजाति है मसाई जनजाति। ठीक है, एक ऐसी ही आपकी बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। ये मुख्य मुख्य जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की, तो भैया कौन सी हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको आप K2 के नाम से जानते हो। क्या, गॉडविन ऑस्टिन, K2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिवालिक श्रृंखला का गठन हुआ, तो भैया शिवालिक श्रृंखला का गठन कब हुआ, सेनोजोइक काल में। मैंने पहले ही बताया था इसका आंसर। चलिए रेगुर क्या है, तो भैया रेगुर किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली क्या है, तो भैया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। अगला यहां पर देखिएगा, कावेरी जल विवाद इनमें से किन के बीच में है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु पुडुचेरी। भाई कावेरी जल विवाद है ना, यहां पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं जल विवाद का मतलब क्या होता है। भाई देखो, कोई नदी है, अब वो नदी जो है वो कई राज्यों से होकर बहती है। अब जब नदी कई राज्यों से होकर बहती है तो वहां पर राज्यों को कितना उसके जल का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए, उससे संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु राज्य के बीच में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, गारो जनजाति कहाँ की है, ठीक है, तो भैया गारो जनजाति कहाँ की हो जाएगी, मेघालय। ठीक है, गारो जनजाति कहां से संबंधित है, मेघालय से। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना में कौन कौन शामिल है, भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन कौन शामिल है, ये आप लोगों को बताना है। भाई भाखड़ा नांगल के बारे में आपको पता होगा, है ना, सतलुज नदी। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों का नाम याद रखिए। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भैया भारत में जो आपका पश्चिमी घाट है, तो भारत के पश्चिमी घाट पर जो राज्य स्थित हैं, मतलब महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां से कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन क्या है, तो भैया ग्रैंड कैनियन जो है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन जो है ये एक महाखड्ड है। क्या है ये, महाखड्ड। और ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये कोलोराडो नदी के द्वारा, यूएसए, ठीक है, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो क्या है ये, एक प्रकार का गोर्ज है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करता है, देशांतर, अक्षांश, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। भाई ग्रीनविच रेखा का नाम सुना होगा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन का आपने नाम सुना होगा। यहां से भैया विश्व के किसी भी स्थान का समय निर्धारित किया जाता है। बोडो कहाँ के निवासी हैं, गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन या मध्य प्रदेश। भाई बोडो जनजाति पूछ रहा है, ठीक है, बोडो जनजाति इनमें से कहां से संबंधित है, तो ये भी गारो पहाड़ियों से संबंधित है। किससे, गारो पहाड़ियां, बोडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो भैया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है, ये जोड़ने का पूछ रहा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत। यहाँ पर आंसर लगेगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। अगर अटलांटिक नहीं देता तो कैरेबियन सागर भी दे सकता है, वो आंसर भी यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना क्या है, भैया याद रखिएगा, माउंट एटना एक प्रकार का ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वल्केनो है, या फिर आपके जिसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना कहां पर है, तो इटली में है। ठीक है, माउंट एटना इटली। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पीडमांट क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने बताया था पीडमांट क्षेत्र के रूप में
हाँ, जो तलहटी का क्षेत्र होता है तो भैया आपके हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक। आंसर क्या लग जाएगा? शिवालिक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो भैया भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन करने वाला आंध्र प्रदेश दे रखा है, कर्नाटक दे रखा है, केरल दे रखा है और आपको तमिलनाडु दे रखा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको याद रखना है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार, आमों का टपकना, बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल की बारिश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आम्र वर्षा, यह भैया ये जो होती है ना आम्र वर्षा, ये मानसून पूर्व वर्षा है। मानसून से पहले थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त होती है, मानसून पूर्व वर्षा है और मुख्य रूप से कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। यानी यहाँ पर जो आंसर आपको लगाना है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां पर आपस में मिलते हैं? तो भैया नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। क्लियर रहेगा सब लोगों को?